हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रैंकिंग टेस्ट और टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है गीता इज़ प्रिटियर देन सीता। गीता इज़ प्रिटियर देन सीता एंड बट नॉट एज प्रिटी एज रीता देन। तो हमारा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है गीता जो है वो प्रिटियर है सीता से, तो गीता को हमने लिख दिया प्रिटियर है सीता से। बट आगे लिखा है नॉट एज प्रिटी एज रीता, कि वो उतनी ज़्यादा प्रिटी नहीं है जितना कि रीता है, मतलब रीता ज़्यादा प्रिटी है। तो हम कह सकते हैं कि रीता जो है वो ज़्यादा प्रिटी है किससे, गीता से, क्योंकि यहाँ पे गीता से कंपैरिजन की हुई थी। तो हम अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा कि पहले हम लिखेंगे जी जो है वो बड़ा है, मतलब प्रिटियर है ऐसे, और रीता जो उससे प्रिटियर है तो रीता फिर ऐसे ये आ गया। ठीक है। अब हमें देखेंगे ऑप्शन वाइज। तो सीता इज़ नॉट एज प्रिटी एज गीता, तो बोला है कि सीता जो है वो उतनी प्रिटी नहीं है जितनी कि गीता है। तो ठीक है, बात है ये। फिर सीता इज़ प्रिटियर देन रीता, सीता प्रिटियर है रीता से, नहीं ये तो नहीं है। उसके बाद रीता इज़ नॉट एज प्रिटी, रीता प्रिटी नहीं है, तो रीता सबसे ज़्यादा प्रिटी है। फिर गीता इज़ प्रिटियर देन रीता, तो गीता जो है वो ज़्यादा प्रिटियर है रीता से, भी गलत है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, तो बोला रामा स्कोर्ड मोर देन रानी, तो आपने लिख दिया कि रामा स्कोर्ड मोर देन रानी में हम लिख देंगे यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, रामा स्कोर मोर देन रानी। फिर लिखा है रानी स्कोर लेस देन रत्ना, कि रानी का जो स्कोर है वो कम है किससे, रत्ना से। तो देखो मैंने यहाँ पे कम का साइन डाला है, और अगर मैं इसको ग्रेटर में लिखूँ तो मैं लिख दूँगी कि रत्ना ज़्यादा है किससे, रानी से, तो मैंने वो लिख दिया। फिर लिखा है पद्मा स्कोर मोर देन रामा, कि पद्मा का जो स्कोर है वो ज़्यादा है रामा से, तो यहाँ मैं लिख दिया पद्मा का स्कोर रामा से ज़्यादा है, बट लेस देन रत्ना, पर जो पद्मा का जो स्कोर है वो कम है किससे, रत्ना से, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैं इन सबको कंबाइन करती हूँ तो रामा का ज़्यादा है रानी से, तो मैंने इसको फर्स्ट नंबर डाला है। फिर देखो यहाँ पे रानी और रत्ना का है, तो यहाँ से कंपैरिजन नहीं हो रहा हमारा। फिर पद्मा और रामा का दे रखा है कि पद्मा का ज़्यादा है रामा से, तो मैंने पद्मा को आगे लिख दिया। फिर इन्होंने बोला कि पद्मा का कम है किससे, रत्ना से, मतलब रत्ना का पद्मा से भी ज़्यादा है, तो रत्ना को मैंने यहाँ पे सबसे आगे लिख दिया। क्वेश्चन हमसे पूछा गया किसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है, तो किसका सबसे स्कोर ज़्यादा है, रत्ना का, तो रत्ना हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कंसिडर दैट। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है कि ए इज़ टॉलर देन बी, सी इज़ टॉलर देन ए, तो उसको लिख देते हैं। तो ए इज़ टॉलर देन बी, तो ए इज़ टॉलर देन बी, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिर बोला है सी इज़ टॉलर देन ए, तो सी टॉलर है ए से। फिर लिखा डी इज़ टॉलर देन सी, तो डी इज़ टॉलर देन सी। फिर बोला ई सबसे टॉलेस्ट है, तो ई को सबसे पहले लिखेंगे। अब पहले इन तीनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो पहले आपने ए और बी को लगाया, फिर जो सी है वो ज़्यादा है ए से, तो मैंने सी को आगे लिख दिया। फिर डी जो सी से भी ज़्यादा, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। और ई सबसे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इन सबको उठा के इसके आगे लिख दिया, तो ये बन गया। अब उसने पूछा कि कौन सबसे मिड में बैठा हुआ है, तो यहाँ से दो इधर से छोड़ दो, दो लास्ट से छोड़ दो, तो बच गया सी। तो सी जो है वो मिड में बैठा है, तो हमारा सी जो हो गया वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उषा रन्स फास्टर देन कमला। उषा जो है वो कमला से ज़्यादा तेज़ भागती है, तो मैंने उषा तेज़ भागती है कमला से। फिर बोला है प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति। अब प्रीति कम भागती है, स्लो भागती है स्वाति से, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्लो भागती है। फिर बोला है स्वाति रन स्लोअर देन कमला। स्वाति जो है वो कम भागती है कमला से। अब इसको सबको हम अरेंज कर देते हैं। पहले तो मैंने लिख दिया ये उषा कमला से तेज़ भागती है। फिर अब देखो हमने एक ही साइन मेंटेन करके रखना है, तो कमला जो है वो किससे ज़्यादा भागती है, किससे ज़्यादा तेज़ भागती है, तो वो स्वाति से, लास्ट में बता रखा है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर स्वाति जो है वो किससे ज़्यादा तेज़ भागती है, तो मैंने सेकंड बता रखा है प्रीति से, तो मैंने प्रीति को, तो एक ही साइन मेंटेन करके रखा मैंने, तो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अब पूछा गया कौन सबसे धीरे भागती है, तो धीरे सबसे लास्ट में कौन है, प्रीति, तो प्रीति मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए रन्स लेस फास्ट देन बी, कि ए जो है वो कम धीरे भागता है बी से, मतलब बी ज़्यादा तेज़ भागता है, तो मैंने बी को आगे लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कि बी जो है वो तेज़ भागता है ए से। फिर लिखा है एंड बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, कि बी वैसे तो तेज़ भागता है बट सी से ज़्यादा फास्ट नहीं भागता। इसका मतलब सी जो है वो बी से भी तेज़ भागता है, तो सी बी से भी तेज़ भागता है। अब इन सबको अरेंज किया, तो पहले सबसे तेज़ सी और ये बी लिख दिया। उसके बाद फिर बी किससे तेज़ भागता है, ए से, तो ये हो गया। फिर उन्होंने पूछा है कि बताओ देन एज कम्पेयर टू ए के कंपैरिजन में सी कैसे भागता है, तो सी तेज़ भागता है, तो फास्टर देन ए, तो फास्टर देन ए हमारा आंसर हो गया। ओके।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा ही है। बोला है कि पेन जो है वो कम है पेंसिल से, फिर पेंसिल कम है बुक से, फिर बुक ज़्यादा है कैप से, तो बताओ कि कौन सा ट्रू है। तो हमने पहले इस डेटा को अरेंज कर दिया कि पेन जो है वो कम है, पेन जो है वो कम है हमारे पास किससे, पेंसिल से, ये हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि हमारे पास पेंसिल जो है वो कम थी बुक से, तो मैंने लिख दी। फिर बुक ज़्यादा, अब इसमें बुक का ही रिलेशन बोला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते इसको। अब देखो इसमें क्या हुआ कि हमने तो जो डेटा हमें दे रखा था उसके हिसाब से हमने लिख दिया। तो अगर आपके पास ऐसे ऐसे साइन आ रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर लाइन में चलते हुए कोई साइन ऐसा, अगर कोई साइन ऐसा आ गया तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पेंसिल का और कैप का क्या रिलेशन है, तो देखो इसमें हमारे पास ये साइन आ गया और ये दोनों मिल गए, तो ये मेरे पास नो रिलेशन हो जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूँ पेन का और कैप का, तो वो भी नो रिलेशन होगा, ठीक है। ऐसे मैं पेन और अगर बुक का बोलती हूँ तो इसमें तो सेम साइन चल रहे दोनों के बीच में, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन साइन आ गया। तो हमसे ऑप्शन में पूछे कि कौन सा ट्रू है, तो जब आप इनसे कंपेयर करोगे तो देखोगे कि हमारे पास पेन और बुक जो है वो हमारा सही बैठ रहा है, तो पेन और बुक हमारा आंसर हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास कुछ फिर से स्टेटमेंट दे रखी है, तो मैंने कंपेयर करना है। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लेडी फिंगर इज़ टेस्टियर देन कैबेज, तो मैंने लिख दिया लेडी फिंगर किससे टेस्टी है, कैबेज से टेस्टी है। फिर इन्होंने बोला कि कॉलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन लेडी फिंगर, तो कॉलीफ्लावर को मैंने टेस्टी कर दिया लेडी फिंगर से। फिर बोला कैबेज इज़ नॉट टेस्टियर देन पी, अभी देखो उसने बोला कैबेज जो है वो पी से ज़्यादा टेस्टी नहीं है, तो इसका कोई इसको लिख नहीं सकते, उसको सिंपल मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया। फिर अब हम इनसे हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि कॉलीफ्लावर जो है वो टेस्टी है लेडी फिंगर से, तो कॉलीफ्लावर टेस्टी होगी लेडी फिंगर से, और लेडी फिंगर टेस्टी है कैबेज से, ठीक है। अब कैबेज जो है वो टेस्टी नहीं है पी से, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब पी जो है वो टेस्टी है कैबेज से, तो हम पी को कहीं बीच में लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताओ कंक्लूजन में कौन सा हमारे पास ठीक है। तो पहला पूछा है कि पी आर एज टेस्टी एज लेडी फिंगर, कि पी जो है वो लेडी फिंगर से टेस्टी है। हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि पी का और लेडी फिंगर का कोई रिलेशन नहीं बताया गया। फिर बोला है पी आर एज टेस्टी एज कॉलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर, ये भी मुझे नहीं पता क्योंकि हमें सिर्फ क्या बताया गया है कि पी जो है वो टेस्टी है कैबेज से, बस हमें कैबेज का रिलेशन पता है इसका, और हमें किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं पता है। फिर बोला है कि कैबेज इज़ द लीस्ट टेस्टी ऑफ द 4 वेजिटेबल्स, ठीक है, इसको थोड़ा अभी रुकते हैं हम। फिर आगे बोला है कॉलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन कैबेज, कि कॉलीफ्लावर जो है वो टेस्टी है किससे, कैबेज से। तो कॉलीफ्लावर टेस्टी है किससे, कैबेज से, तो कॉलीफ्लावर टेस्टी है कैबेज से, ये बात ठीक है, ठीक है। पर कॉलीफ्लावर जो है वो टेस्टी है, वो तो लेडी फिंगर से भी टेस्टी है, तो हम इसमें मतलब भी कुछ कह नहीं सकते। बट यहाँ पे जो बता रखा है कैबेज इज़ द लीस्ट टेस्टी ऑफ 4 वेजिटेबल, ये हमारे पास पक्का श्योर है। क्यों, क्योंकि देखो कॉलीफ्लावर जो है वो टेस्टी है लेडी फिंगर से, शॉर्ट पता है। फिर लेडी फिंगर जो है वो भी टेस्टी है कैबेज से, वो भी हमें पता है। और साथ में हमें ये भी पता है कि लास्ट में जो कैबेज आ रहा है उससे ज़्यादा टेस्टी पी है, ठीक है। तो हमें ये पक्का पता है कि कैबेज जो है वो हमेशा लास्ट में आएगा, तो हमारा जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गीता जो है वो ओल्डर है अपनी कज़न मीना से, तो गीता ओल्डर है मीना से, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया गीता ओल्डर है मीना से, ठीक है। फिर बोला है मीनाज ब्रदर बिपिन इज़ ओल्डर देन गीता, कि जो मीना का भाई है बिपिन वो गीता से भी ओल्डर है, तो वो गीता से भी ओल्डर, तो मैं इसको आगे लगा दिया। अब देखो ये पूरी एक स्टोरी दे रखी है कि व्हेन मीना एंड बिपिन विजिट गीता दे लाइक टू प्ले चेस, मीना विन्स द गेम मोर ऑफन देन गीता, कि मीना ज़्यादा जीतती है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन हमने कंक्लूजन बनाया और हमने बताना है कि कौन सा हमारे पास लॉजिकली इसमें ट्रू है। तो पहला बोला है वाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना बिपिन ऑफन लूज, इसके हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बिपिन जीतता है कि हारता है। फिर बोला है गीता इज़ द ओल्डेस्ट अमंग दी 3, कि गीता जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, नहीं गीता ओल्डेस्ट नहीं दिख रही हमें। फिर बोले गीता हेट्स टू लूज़ द गेम, ऐसा हमें कुछ आइडिया नहीं है। फिर बोला मीना इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3, सबसे छोटी है मीना, तो हाँ ये हमें बता रखा है, तो इसका मतलब डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा।
अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब वैसा ही है, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा बड़ा है। तो बोला PQRS जो है वो 4 मेन है, P जो है वो ओल्डेस्ट है बट नॉट द पुअरेस्ट। अब इसमें दो हमें रिलेशन दे रखे, एक तो ओल्ड वाला और एक पुअर वाला। तो एक मतलब रिचनेस वाला और एक ओल्ड वाला। तो हमने पहले ओल्डेस्ट का लिखा कि जो P है वो सबसे क्या है, ओल्डेस्ट है, तो मैंने P को सबसे आगे लिख दिया। और देखो साइन का भी ध्यान रखना है। फिर बोला R इज़ द रिचेस्ट, अब मैंने R लिख दिया, रिचेस्ट वाले में R लिख दिया सबसे पहले। फिर बोला Q इज़ ओल्डर देन S, Q ओल्डर है S से, तो मैंने ये फर्स्ट रिलेशन लिख दिया, Q ओल्डर है S से। बट नॉट देन P और R, पर जो Q है वो S से तो ओल्डर है बट P और R से नहीं है। तो इसका मतलब P और R से नहीं है, बस सिर्फ Q से वो ओल्डर है। तो अभी देखो मैंने P तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट था, वो तो मेरे को पता ही था, और Q जो है वो ओल्डर है सिर्फ S से, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब सिर्फ R बच गया, तो R यहाँ पे कहीं इनके बीच में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी अगर हम रिच वाला का देखते हैं तो यहाँ बोला P इज़ रिचर देन Q, कि P जो है वो रिचर है Q से, तो मैंने लिख दिया P रिचर है Q से। फिर बोला बट नॉट देन S, बट S से ज़्यादा अमीर नहीं है, मतलब S पहले आएगा, S ज़्यादा अमीर है। तो यहाँ पे R का तो मुझे पता ही था सबसे ज़्यादा, फिर S आ गया, फिर P आ गया, फिर Q आ गया। ठीक है, तो उसके बाद अब इन्होंने पूछा है कि हमें क्या करना है, 4 मेंस को ऑर्डरली अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट ऑफ द एज एंड रिचनेस रिस्पेक्टिवली। तो हमने डिसेंडिंग मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटा, मतलब पहले सबसे ज़्यादा ओल्ड, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और ऐसे सबसे ज़्यादा रिच, उससे कम, उससे कम। तो हमने वैसे अरेंज कर रखा है, तो हमारा ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो सब वैसे आ रहे हैं, बस थोड़े से बस क्वेश्चन बड़े और छोटे आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना वो एग्जैक्टली सेम 2 बार आया हुआ है, एक 2016 में और एक 2012 में। तो ये आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास ईदर A एंड B आर ऑफ द सेम एज और A इज़ ओल्डर देन B। तो अभी देखो इसमें क्या है, एक तो बता दें ओ जो है, A जो है वो ओल्डर है B से, तो मैंने A ओल्डर है B से, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। बट इससे पहले देखो क्या लिखा है, ईदर A एंड B आर ऑफ द सेम एज। तो जब सेम एज ही बता रहा है और ओल्डर ही बता रहा है, तो ये साइन आएगा, ये और इसके साथ इक्वल टू का भी। ठीक है, ऐसे देखो नेक्स्ट में बोला का C और D जो है वो सेम एज के हैं, बट D जो है वो ओल्डर है C से, तो D ओल्डर है C से बट सेम के भी हैं। फिर बोला B इज़ ओल्डर देन C, तो B इज़ ओल्डर देन C। अब जब मैंने इस पूरे को कंबाइन किया तो मैंने लिखा कि A जो है वो B से हो गया, फिर उसके बाद B जो है वो C से बड़ा है, उसके बाद C और D का क्या है ये मैंने लिख दिया। तो देखो यहाँ पे D और D जो है वो बड़ा था, तो अपने D की साइड ही बड़ा मुँह रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि जब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमारे पास दोनों इस तरह के रिलेशन होते हैं तो नो रिलेशन होता है। जब लेस देन और लेस देन इक्वल टू बनेगा तो मेरे पास आंसर बनेगा लेस देन का। जब मेरे पास लेस देन और इक्वल टू मिलेगा तो बनेगा लेस देन का। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, उसके हिसाब से वो क्लियर हो जाएगा। बोला A इज़ ओल्डर देन B, तो A और B देखो ओल्डर तो है बट इक्वल टू B तो है। B देखो B एंड D आर ऑफ द सेम एज, B और D सेम एज के हैं, इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा B और D के बीच में, तो क्योंकि एक इधर साइन जा रहा है एक उधर साइन जा रहा है। ठीक है, फिर बोले D इज़ ओल्डर देन C, D जो है वो C से ओल्डर है, तो D और C देखो D ओल्डर तो है C से बट वो इक्वल टू भी आ रहा है। फिर बोला A इज़ ओल्डर देन C, A और C का रिलेशन देखो। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास ये वाला साइन और ये साइन दोनों मिलते हैं तो कैसा साइन आता है, ये वाला साइन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि A जो है वो ओल्डर है C से, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला एक टेस्ट है जिसमें रणधीर जो है उसने मोर मार्क्स लिए हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड दीपू। मतलब रणधीर के ज़्यादा मार्क्स है इन दोनों के सम से। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर, मैंने जो दिया हुआ बस वही लिखा है। कुणाल और शंकर के जो दोनों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं किससे, रणधीर से। फिर इन्होंने बोला है सोनल के ज़्यादा मार्क्स है शंकर से, तो मैंने लिख दिया। फिर बोला है कि नेहा जो है उसके ज़्यादा मार्क्स है रणधीर से, तो मैंने ये भी लिख दिया। तो अब जब मैं इसको कंपेयर करने लगी, एक डेटा बनाने लगी, तो मैंने देखा कि नेहा के ज़्यादा है रणधीर से। ठीक है, और फिर रणधीर के ज़्यादा है K प्लस D से। ठीक है, बट आगे मतलब अब K का ज़्यादा है कि D का ज़्यादा है, मतलब कुछ मुझे ढंग से पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैंने अब क्वेश्चन पे आई तो क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा क्योंकि हर किसी के सम में दे रखा आंसर। तो ये क्या है, डेटा इनएडिक्वेट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 4 पर्सन है ABCD जिसमें कि 2 मैरिड कपल हैं। ठीक है, बोथ द वुमेन्स आर शॉर्टर। अब इन्होंने बोला दोनों वुमेन्स जो हैं वो शॉर्टर हैं अपने हस्बैंड से। बोला A इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 4। अब A का हमें क्लियर हो गया कि A जो है वो सबसे टॉलेस्ट है, तो अगर A सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A पक्का हस्बैंड होगा, मेल होगा। ठीक है, फिर बोला C इज़ टॉलर देन B, तो मैंने लिख दिया C टॉलर है B से।
अभी बोला है कि बी इज़ ब्रदर कि डी जो है वो बी का ब्रदर है, तो इसका मतलब डी भी मेल हो गया, तो डी भी क्या हो गया, मेल हो गया, और ए भी मेल था क्योंकि ए सबसे टॉलेस्ट था। अभी डी जो है वो बी का भाई है, तो इसका मतलब कि डी और बी का तो कोई रिलेशन होगा नहीं, तो इसका मतलब डी और सी का रिलेशन होगा और ए और बी का रिलेशन होगा, ठीक है। और दो कपल थे इसलिए हस्बैंड वाइफ बना दी मैंने, और ए और डी मेल थे इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया, और ये दोनों फीमेल थे तो मैंने फीमेल। अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोले ऑल फोर हैव फैमिली टाइज, बिल्कुल फैमिली टाइज होगा क्योंकि जब ये दोनों भाई बहन है तो फैमिली टाइप बन ही गया। फिर बोला बी इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग द फोर, बी सबसे छोटी है, तो हमें तो नहीं पता कि बी सबसे छोटी है, वैसे यहाँ पे बता रखा है कि सी और बी का, ठीक है, सी जो है वो बड़ी है बी से, तो देखो मेल तो बड़े ही थे, और अगर फीमेल को कंपेयर करें तो सी जो है वो बड़ी है बी से, तो ये बात भी सही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बोला है सी इज़ टॉलर देन डी, कि सी जो है वो टॉलर है डी से, तो सी टॉलर है डी से, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी तो वाइफ है डी की, और डी जो मेल है वो तो बड़े हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर बोला ए इज़ बीज हस्बैंड, कि ए जो है वो बी का हस्बैंड, ये बात भी सही है। तो हमसे पूछा क्या होता, नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, कि सी जो है वो टॉलर है डी से, बल्कि सी टॉलर नहीं है डी से, डी टॉलर है सी से। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तो नहीं है पर थोड़ा बड़ा है। बोला है ए बी सी डी ई एफ जो है ये कज़न्स हैं, और बोला है कि दो कज़न्स जो हैं उनका सेम एज के हैं, और उनका बर्थडे जो है वो मतलब दो कज़न जो हैं वो कोई भी सेम एज का नहीं है, पर उनके बर्थडेज वगैरह जो है सेम डे और सेम मंथ में आते हैं। बोला जो सबसे छोटा है वो 17 ईयर्स का है, ठीक है, और जो सबसे ओल्डेस्ट है ई वो 22 ईयर्स का है। तो बोला एफ़ जो है वो कहीं बी और डी के बीच में, और ए जो है वो ओल्डर है बी से, और सी जो है वो ओल्डर है डी से, और ए, और बताया था ना ए और बी जो है वो ओल्डर है बी से, ए जो ओल्डर है बी से, तो कितने साल का, 1 साल का इनका गैप है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से ट्रू बताना, तो पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो 17 से मैंने शुरू किया और मैं यहाँ पे 22 तक गई हूँ, तो मैंने 17, 18, 19, 20, 21, 22 मैंने लिख दिया। अब उसने बोला था ई सबसे बड़ा है, तो मैंने ई को यहाँ लिख दिया। अब उसने बोला था कि जो लास्ट में एक रिलेशन बताया था उसने बोला था ए जो है वो बी से बड़ा है, मैंने यहाँ लिखे हुए ए जो है वो बड़ा है बी से, और सी जो है वो भी बड़ा है डी से, और ए और सी के बीच में सिर्फ 1 साल का ही गैप है, तो इसका मतलब कि ये दोनों साथ साथ बैठेंगे, ठीक है। तो अभी ए जो है वो बड़ा है सी से, तो अभी बड़ा है तो मतलब मैं क्या करूँगी कि अब मैं ए और सी को कहीं पे भी लिख सकती हूँ, बस मुझे सी को बड़ा दिखाना और ए को मुझे छोटा दिखाना है, सॉरी ए को बड़ा दिखाना और सी को मुझे छोटा दिखाना है, ठीक है। अब इन्होंने एक जो रिलेशन दिया था कि बी और डी जो हैं उनके बीच में कहीं पे एफ़ आएगा, तो देखो मैंने फर्स्ट में बनाया, मैंने पहले बी और डी यहाँ पे लिख दिया और एफ़ मैंने बीच में लिख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग सी और ए यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर मैंने डी को मैंने पहले कि यहाँ पे बस शफल कर दिया, डी बी और यहाँ बीच में एफ बैठा दिया, तो यहाँ पे मेरा सेम आएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि हम बताओ कौन सा ट्रू है। डी जो है वो 20 ईयर्स का है, तो डी 20 ईयर्स का देख लो, नहीं है 19 का है वो, तो ठीक है, या 19 का या फिर 17 का है। फिर बोला है जो एफ़ है वो 18 ईयर्स का है, तो हाँ एफ़ हमेशा 18 ईयर्स का आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एफ़ जो 19 ईयर्स का नहीं, एफ़ 20 ईयर्स का, तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरा सही है। उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ऑल 6 कज़न इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एज, कि जब हम इंक्रीजिंग एज में हम रखेंगे तो फिर हमारे पास कितने ऑर्डर बन रहे हैं, तो हमारे पास 2 ही ऑर्डर बन रहे हैं, एक तो जो मैंने लिखे हुए रेड पेन से और एक मैंने ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 ही ऑर्डर बन रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ए और सी को हमने शफल क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ए और सी यहाँ पे है, अगर आप ए और सी को यहाँ पे हटा के कहीं यहाँ बना दोगे तो यहाँ पे बी और डी का जो ये पोजीशन है ये शफल ये ख़राब हो जाएगी, और हमें इन तीनों को तो हमने साथ रखना ही है, इसीलिए ए और सी की यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड हो गई है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 लेक्चर से ए बी सी डी ई एफ, और हर एक लेक्चर जो है वो 1 घंटे का है, और इनको हमने 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में लगाए गए। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उनकी स्टेटमेंट है, तो हमने वो देखना है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा जो लेक्चर है वो 3rd लेक्चर होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 कहती है कि एफ़ इज़ प्रीसीडेड बाय ए, मतलब कि जो एफ़ है उससे पहले ए आएगा, एंड फॉलोड बाय सी, और एफ़ को कौन फॉलो करेगा, सी। तो इसका मतलब ये मेरा क्लियर हो गया कि ए एफ सी आएगा, ठीक है। फिर बोला है सेकंड स्टेटमेंट देयर इज़ नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, कि बी के बाद कोई लेक्चर नहीं होना चाहिए, तो मतलब बी लास्ट लेक्चर होगा, तो मैंने बी को लास्ट में दिया। अब अगर 6 लेक्चर थे
तो मैं फर्स्ट ऐसे बना सकती हूँ कि AFC यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि AFC तो साथ में आएगा, फिर मैं 2 का गैप लेके B बना दूँ, या फिर स्टार्टिंग के 2 लेक्चर छोड़कर और फिर मैं AFC लिखूँ, फिर लास्ट में B लिख दूँ। थर्ड में कैसे बना सकती हूँ कि पहले का एक लेक्चर छोड़ दिया, फिर AFC, फिर एक छोड़ दिया, फिर B, क्योंकि B की पोजीशन तो फिक्स्ड है और AFC भी साथ आएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कौन सा करेक्ट है, कि स्टेटमेंट 1 इज़ अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा थर्ड लेक्चर आएगा। तो देखो थर्ड लेक्चर हर बार अलग अलग आ रहा है, तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सेकंड से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या दोनों से मिलके मिल रहा है, दोनों से मिलके भी नहीं बन रहा हमारा। तो फोर्थ ऑप्शन है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा फोर्थ आंसर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा कि दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। अभी ये हमारे थे लेस देन और इक्वल टू वाले टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब हमारे पास रैंकिंग में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक क्लास है, उसमें 45 बच्चे हैं, तो जो एक बॉय है उसको 20th रैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल बच्चे 45 हैं और ओल्ड रैंक कितना बच्चे का, 20th रैंक। अब 2 बच्चे क्लास में आ गए, तो उसकी वजह से न्यू टोटल कितना हो गया, 47। पर जो रैंक है बच्चे का वो गिर गया मतलब एक रैंक, और जैसे पहले 20वें नंबर था, अब वो एक और गिर, उसका ड्रॉप का मतलब ये नहीं कि कम हो गया, ड्रॉप का मतलब होता है कि और रैंक गिर जाना, ठीक है। तो मतलब पहले उसका 20th रैंक था, तो अब उसका 21st रैंक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है उसका दूसरे हैंड से रैंक। तो हम ये कह लेते हैं कि जो पहले वाला जो हमारा ये अभी वाला जो रैंक आ रहा है ये 21, ये हमारे लेफ्ट हैंड से है, तो हम राइट वाले हैंड का निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो बस हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और वहाँ से हमें राइट वाला मिल जाएगा 27th पोजीशन। तो इसका मतलब दूसरे हैंड से उसका जो रैंक है वो कितना है, 27th। अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है। इसने बोला हमारी क्लास में एक 60 बच्चे हैं और उसमें जो गर्ल्स हैं वो ट्वाइस हैं बॉयज़ से, ठीक है। तो देखो गर्ल्स ट्वाइस करनी है हमने बॉयज़ से, तो देखो अगर हम 30-30 लेते दोनों बच्चों को तो इक्वल हो गया। अब मुझे लड़कियां डबल करनी है, तो मतलब अगर मैं लड़की 40 लेती हूँ और लड़के में 20 लेती हूँ तभी मेरा डबल हो पाएगा। तो इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि बॉयज़ क्लास में 20 हैं और गर्ल्स कितनी है, 40 हैं। अब बोला है कि कमल एक लड़का है जिसका रैंक है 17th। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक रो बनाई है और फिर मैंने लिखा कि कमल की रैंक 17th है, ठीक है। तो 17th है मतलब रैंक, तो मतलब कमल के ऊपर 16 बच्चे होंगे, ठीक है, और कमल के नीचे कितने होंगे, आप 60 में 17 को माइनस करो, 43 बच्चे होंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है इफ़ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, कि कमल के ऊपर 3 लड़कियां और आती हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 16 बच्चे थे, उसमें से 9 जो हैं वो लड़कियां होंगी, तो बच के कितने, 7 बच्चे बच गए, 7 बॉयज़ हो गए, ठीक है। ऊपर का क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नीचे पे, तो देखो 43 स्टूडेंट्स थे। अब इन्होंने हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी थी 40, तो 40 में से अगर 9 गर्ल्स ऊपर आ गई तो कितनी गर्ल्स बच गई, 31। तो 31 गर्ल्स मेरे पास नीचे आ गई। और बॉयज़ मेरे पास, अब बॉयज़ तो टोटल मान लो यहाँ पे 43 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से अगर मान लो 31 गर्ल्स होगी तो कितने बच गए, 12 लड़के बच गए। तो अब क्वेश्चन ने पूछा है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन रैंक आफ्टर हिम, तो रैंक में कितने बॉयज़ जो हैं वो कमल के बाद हैं। तो रैंक में कमल के बाद में कितने लड़के हैं, 12 लड़के हैं, तो 12 हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें मेनली आपने क्या करना है, पहले कमल को बैठाओ और फिर हम देखो ऊपर कितने बच्चे बच गए, नीचे कितने बच्चे बच गए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, हमें एक हिंट दे रखी थी कि 9 गर्ल्स जो हैं वो अहेड है किसके, कमल के। तो मतलब 9 गर्ल्स अहेड है, तो मतलब 16 बच्चों में से 9 गर्ल्स होगी और तो बच के कितने, जो बच के बच्चे वो बॉयज़ हैं। तो ऐसे हमने नीचे फिर 43 स्टूडेंट्स में से देखा कि टोटल गर्ल्स थी 40, जिसमें से 9 तो ऊपर आ गई थी, तो कितनी बच गई, 31 हमारे पास नीचे गर्ल्स होगी। तो फिर हमने बॉयज़ निकाल ले कि टोटल बच्चों में से गर्ल्स माइनस कर दो तो बॉयज़ बच गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो आ गया 12। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कि 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए क्लास में और टोटल बच्चे थे 52। तो फेल बच्चों का नेम हटाने के बाद मेरिट बनाई गई और उसमें रमेश की जो पोजीशन है वो 22nd है टॉप से। तो कह रहे हैं बताओ बॉटम से बताओ। तो वही सेम है कि 52 बच्चे, तो उसमें से 15 बच्चे निकाल दो जो फेल हुए हैं, तो 37 पास हो गए। तो उन 37 बच्चों में से रमेश की जो रैंक है वो कितनी है, 22 है टॉप से। तो हमें बॉटम से निकाल लें, तो वही इसको आप 22 को लेफ्ट मान लो और राइट वाला निकाल लो, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16th, मतलब उसकी बॉटम से जो रैंक है वो कितनी है, 16th रैंक है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसमें क्या बोला है कि A इज़ 16th फ्रॉम द लेफ़्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम लेफ़्ट पोजीशन से देखते हैं तो A की जो रैंक है वो 16th है, ठीक है।
और बोला है कि एंड वी इज़ 18th फ्रॉम द राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने राइट वाली साइड से वी की जो रैंक है वो मैंने 18 दिखाई हुई है यहाँ पे। फिर बोला जी इज़ 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट, मतलब जी की जो रैंक है वो ए से शुरू करके, ठीक है, ए से शुरू करके 11th रैंक पे जी बैठा हुआ है टुवर्ड्स राइट, मतलब कि ए से शुरू करके इस तरफ अगर आप जाते हो तो आपके पास जी मिलेगा 11th पोजीशन पे, ठीक है। फिर बोला एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट, और अगर आप वी से स्टार्ट करते हो और वो सेम वही राइट साइड में तो थर्ड पोजीशन बैठा हो। तो देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि मैंने वी बैठाया, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है ये वी, उसके मैंने 2 बच्चे बैठाए, फिर तीसरे नंबर पे जी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जी की पोजीशन देखते हैं। तो अगर मैं देखूँ जी को मैंने यहाँ पे बैठा रखा है, ये बैठाया हुआ मैंने जी को यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जी को मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जी को मैंने यहाँ पे बैठाया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर हम देखते हैं यहाँ से लेफ़्ट वाली साइड से, तो देखो 16 बच्चे तो यही थे और उसके बाद 11 बच्चे और बैठे थे और वहाँ फिर जाके जी बैठा था। तो मतलब लेफ़्ट हैंड से जी की जो पोजीशन होगी 16 + 11 27वें नंबर पे, ठीक है। अब अगर मैं उसकी राइट साइड से देखती हूँ तो राइट साइड से वी की पोजीशन कितनी थी 18, बट उस 18th पोजीशन से 3 रैंक पीछे कौन बैठा होता जी, मतलब 3 रैंक कम कर दो तो मतलब 18 - 3 15th, तो 15th रैंक पे कौन बैठा हुआ जी। तो मतलब हमें जी की पोजीशन लेफ्ट से पता चल गई और राइट से पता चल गई। तो अपना सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट + राइट -1। तो हमने लेफ्ट की पता है, राइट की पता है -1, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 41। और हमें टोटली निकालना था कि टोटल बॉयज़ कितने हैं रो के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो मेनली इसमें क्या था हमारे पास, एक तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन थे और एक थे हमारे लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू में सब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपने एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, वो साइन वाला मतलब कि जब आपके पास ऐसे होगा और ऐसे आ जाए कहीं पे भी चलते हुए तो कोई रिलेशन नहीं होगा, पर अगर आपके पास ऐसे आ गया, ये हमारे लेस देन इक्वल टू होता है, और एक आपके पास ऐसे आ गया सिंपल, तो हमारे पास हम इस वाले साइन को देखेंगे, ठीक है। और अगर कभी आपके पास ये वाला साइन आ गया और साथ में इक्वल टू आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू। बस ये आपको ध्यान रखना है, बाकी लेस देन इक्वल टू वाले क्वेश्चन सब सिंपल है। ओके, थैंक यू।